कैलाश वानखेड़े की कहानी संग्रह सत्यापन से ली गई कहानी महू पे। आप इस कहानी को मेरे वॉल पे दिए गए लिंक पे पढ़ सकते हैं और कैलाश वानखेड़े जी ने इस कहानी का पाठ भी हमारे चैनल जय भीम कारवां पे किया था। उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप उसे सुन सकते हैं ताकि कहानी को पढ़ने के बाद और सुनने के बाद आप बेहतर इस आलोचना को और ये जो चर्चा है और अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे और इसको एंजॉय भी कर पाएंगे। कैलाश वानखेड़े ने दलित साहित्य में अपना एक नया मुकाम कायम किया है क्योंकि उन्होंने अपना एक मुहावरा गढ़ा है दलित साहित्य के अंदर और उन्होंने दलित दृष्टि से कहानियां लिखी। इसको इसलिए सिर्फ दलित नहीं मानना चाहिए कि कैलाश वानखेड़े जी दलित हैं या दलितों के बारे में उन्होंने लिखी है, बल्कि इन कहानियों को दलित साहित्य की कहानियां इसलिए कहा जाना चाहिए क्योंकि जो दृष्टि है, जिस एक जीवन दृष्टि और विश्व दृष्टि के सहारे इन्होंने इन कहानियों को लिखा है, वो कहानी, वो दृष्टि दलित दृष्टि है, अम्बेडकरवादी दृष्टि है। महू में भी यही अम्बेडकरवादी दृष्टि सामने आता है क्योंकि महू का जब देखेंगे तो विषय वस्तु सिर्फ दलित के साथ जो भेदभाव होता है शैक्षणिक संस्थानों में, वही नहीं है। उन्होंने इस कहानी के जो पात्र हैं प्रज्ञा और नरेश, तो उसके बीच प्रेम संबंध को भी इन्होंने दिखाया है और इस प्रेम संबंध के सहारे आप देख सकते हैं कि दलितों के बीच जो स्त्री पुरुष संबंध है उसकी बनावट क्या है। यहाँ जैसे कि सवर्ण या ब्राह्मण समाज में स्त्री पुरुष संबंध होता है, वहां पुरुष हावी होता है, स्त्री छुई मुई लज्जाशील होती है और उसको जिस तरह के बम्बैया फिल्म में गाने हैं कि दिल में तुझे बसा के सेवा करूंगी मैं तेरी, तो वो सेवा करने के लिए सोचती हैं। पुरुष वहां मालिक होता है और स्त्रियां उनकी सेवा करती हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि प्रज्ञा और नरेश के संबंध ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा नरेश जो है भयभीत रहता है, एक आशंका में जीने वाला जीव है और हर माहौल में चौंक कर देखता है, वो डरा डरा सा रहता है। जबकि प्रज्ञा आत्मविश्वास से भरी हुई है। जब उस पे सवर्ण स्त्रियां नमस्ते जय भीम मनोज, तो जब सवर्ण स्त्रियां उस पर टिप्पणी करती हैं जैसे रागिनी, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देती है। जब रागिनी उसको बोलती है कि तुम लोग का पूर्व जन्म के पाप के कारण तुम्हारा जन्म जो हुआ है वो छोटी जाति में हुआ है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। और यहाँ लेखक ने कैलाश वानखेड़े ने बहुत अच्छा, नवीला जी जय भीम, तो बहुत ही अच्छा, वो सबसे आप देखेंगे कि दो चीजों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ कैलाश वानखेड़े जी की कहानियों के भीतर। दो चीजें बड़ी सुंदर हैं। एक है जो मंजर निगारी है, मंजर निगारी मतलब दृश्यों का जो ये आयोजन करते हैं और उसका जो सूक्ष्म वर्णन करते हैं वो बड़ा अद्भुत है, अद्वितीय है। और दलित साहित्य तो अभी शैशवावस्था में धीरे धीरे विकसित हो रहा है। 80 के हिंदी दलित साहित्य की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको बहुत आगे ले आए हैं कैलाश वानखेड़े जी अपने सूक्ष्म कलात्मक जो उनकी भाषा है उसके सहारे और ये जो मंजर निगारी दृश्यों का जो आयोजन है उसके सहारे। जैसे एक दृश्य की मैं बात करूंगा इस कहानी में कि जब अपने दो दोस्तों के साथ नरेश प्रज्ञा के घर जाता है, तो वो घर चूंकि दलित का घर है, दलित की आर्थिक स्थिति प्राय अच्छी नहीं होती, तो वो घर जगह जगह से प्लास्टर निकल रहा है, पुराना धुराना घर है, कोई शानदार घर नहीं है। वहां एक अलमीरा तक ढंग का नहीं है और जो पाटिया है, पटिया जो होता है तख्ता लकड़ी का, उसी पे किताब रखने का काम लिया जा रहा है। और उस पाटिये को आप देखेंगे कि दो सरिया, लोहे का जो सरिया है, छड़ है, रॉड है, उसके सहारे उस पाटिये को टिका दिया गया।
तो उसको देखकर उसका जो दोस्त है नरेश का, जय भीम विपिन, जय भीम सीमा, तो वो आशंकित हो जाता है कि कहीं पलंग भी दो छड़ पे सरिये पे न टिका हो, और वो उसको चेक करता है पलंग को। तो ये सूक्ष्म जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का वर्णन हो, या पटिए का उस घर का जो इतना बारीक वर्णन है कि उसमें दो सरिया लगा है, सरिया किस किस का है, पटिया, मतलब घर का गरीबी के वर्णन के लिए जो बारीक इन्होंने जो अपना वो चुना है, दृश्य को जो खड़ा किया है, मतलब ऐसा लगता है जैसे विंसेंट वान गोग की एक पेंटिंग है किसान औरत की। तो उसने जिस सूक्ष्मता से उसके पैर और मोजे और जूते का वर्णन किया, वो जूता देख के ही उसके गरीबी को, जो किसान औरत है, आप देख पाएंगे विंसेंट वान की गोग की जो पेंटिंग। उसी तरह इन्होंने जिस तरह पेंट किया है, मतलब ये एक पेंटर है, शब्दों के अच्छे चित्रकार हैं कैलाश मनखड़े। तो आप देखेंगे कि वो पटिया पूरे उस एक दलित का जो घर होता है, हाउस होल्ड होता है, उसकी निर्धनता को, उसके अभाव को पूरी तरह वो उकेर देता है। इसीलिए मैंने कहा कि इनकी कहानियों में जो मंजर निगारी है, या कॉलेज के दृश्य, कैंटीन वगैरह का जिस तरह से मंजर इन्होंने खींचा है, एकदम सजीव जीवंत लगता है, आंखों के सामने सब कुछ गुजर रहा हो। तो ये बड़ा बेहतरीन है इनके कहानियों के अंदर। इनकी कहानियों को, विशिष्टता को मैं सामने लाना चाहता था। तो मैं पहला विशिष्ट ये मानता हूँ कि इनकी कहानियां, मतलब दृश्य, मतलब बाहर से लेखक कभी भी मतलब उपस्थित नहीं होता आपको कहीं भी। ये ऐसा नहीं लगता कि लेखक, जैसे प्रेमचंद की कहानियों के अंदर देखेंगे लेखक एनी टाइम उपस्थित है, लेखक की उपस्थिति को, प्रेजेंस को आप हमेशा। तो ये दृश्यों के हवाले ये जो कहानीकार है कैलाश मनखड़े का, आपको छोड़ देता है कि उन दृश्यों को आप खुद समझे, और कहानी उसको बहुत टटोलने के बाद कहीं लगता है कि कोई कहानी लिख रहा है। बड़ा सहजता से सब कुछ गुजरता है, और कहानीकार अपने आप को अनुपस्थित कर लेता है। तो ये जो शिल्प की बुनावट है कहानियों की, भाषा के स्तर पे, यही बाकी जो कहानीकार हैं, दलित कहानीकार हैं, उनसे कैलाश मनखड़े को श्रेष्ठ सिद्ध करती है। क्योंकि अच्छा दर्जी वही समझा जाता है जो कपड़े को तो बिना सुई धागा के कोई भी दर्जी नहीं सी सकता, लेकिन जिसमें सियन दिखे नहीं, इतना सुंदर से हो कि जो सिया हुआ है, वो जिसका सियन है, वो दिखे नहीं। तो ये भी कहानी बुनते हैं, उसको गढ़ते हैं, लेकिन वो गढ़न दिखती नहीं है आपको। एक सीमलेस, जब बाहर से कहानी को पढ़ते हैं तो पूरे घटना का जो प्रवाह है, जो कथानक है, जो प्लॉट है, बड़ा सीमलेस, बड़ा वो एक उसमें नुकीलापन है, उसमें बड़ा एक गुलाई है, मतलब चिकनापन है, और वो कहानी बड़ा सहजता से, जय भीम प्रेमलता जी, नमो बुद्धाय, तो वो इनकी कहानियों के विशेषता के रूप में देखी कि मतलब ये महू कहानी में खासकर ये दृश्यों का वर्णन बड़ा अच्छा है, और मनोभावों का भी, जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है पात्रों की, चाहे वो रागिनी की हो, पूजा की हो, नरेश की हो, तो बड़ा अच्छे, मतलब उनके उसके भीतर घुस के। तो ये एक बड़ा दुर्लभ संयोग होता है कि एक बाहरी, जो जिसको शास्त्रीय काव्य शास्त्र वगैरह साहित्य शास्त्र में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहा गया है, विभावना व्यापार कहा गया है, कि वस्तुगत व्यापार भी वो कहानी के घटनाक्रम को, जो वस्तुगत व्यापार है, वो आगे बढ़ाना चाहिए, और एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जिसको टी.एस. एलियट बोलता है। तो इनके अंदर बड़ा वो पावरफुल एक औजार के रूप में इनके कहानियों के अंदर ये मौजूद है। तो एक तरफ तो जो बाहर घट रहा है, जो दृश्य है, वो ये बड़ा मजबूती से लिखते हैं, दूसरी तरफ जो अंतर जगत है, एक बहिर्जगत है, उसका भी वर्णन बड़ा पावरफुली करते हैं, बड़ा सशक्त रूप से करते हैं। और जो भीतर घट रहा है, जैसे कि कहानी के अंत में अगर आ जाइए तो आप देखेंगे कि बड़ा वो प्रज्ञा के अंदर वो उसको आशंका है, उसको एक हीन भावना है कि हमारे देश में कोई तहरीर चौक नहीं है। आपको बता दूं कि तहरीर चौक वो चौक था जहां पर बहुत तुर्की वगैरह में, मिस्र वगैरह में एक टाइम में बड़ा आंदोलन मुस्लिम देशों में खड़ा हुआ। तो वैसा आंदोलन वो शिकायत करते कि भारत में नहीं। तो वो उसको जवाब देता है, जो कहानी का शीर्षक भी वही है कि नहीं, हमारे पास महू है। तो यहाँ पे जो महू है वो
एक बदलाव का, एक लड़ाई का, एक इनकलाब का प्रतीक बन के वो उस रूप में नरेश इसको पेश करता है। तो आप देखेंगे कि पात्रों के अंदर जो मनोभाव चल रहे हैं उसको संवादों के माध्यम से, इनके संवादों की विशिष्टता पर मैं, संवाद बड़े चुटीले, आप देखिएगा कि ये कथन के माध्यम से जो पात्रों के संवाद सब कुछ कह जाते हैं, इसलिए अलग से कहानीकार अपना कोई भाषणबाजी या विचार व्यक्त करने का नहीं, जिससे कहानी और ज्यादा कलात्मक हो जाती है। जो बाकी शुरुआत की दलित कहानियां लिखी गई उसमें ये विशेषता हम नहीं देख पाते हैं। जैसे कि जयप्रकाश करदम का छप्पर उपन्यास है, तो बड़ा वो अभिधा का शिकार हो जाता है। वहां पर उपन्यासकार वो दलितों के दयनीय स्थिति का खुद, तो वो वहां पर कहानीपना की क्षति होती है, क्योंकि हम लेख तो नहीं लिख रहे हैं। अगर हम लेख लिखेंगे तो वही चीज बड़ा अच्छा है, पावरफुल है, लेकिन एक कहानी में ये गुंजाइश नहीं होती है कि आप आंकड़े दें और वो तमाम उसके वर्णन करें। तो कहानी में क्या होता है कि आपको घटनाओं के माध्यम से, संवादों के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से अपनी बात कहनी। इसीलिए कहा जाता है कि कहानी को निबंध से अलग कहा जाता है। निबंध में कोई बंधन नहीं होता है। ऐसे का जो अर्थ होता है फ्रांस भाषा में, वो फ्रेंच भाषा, फ्रांसीसी भाषा से लिया हुआ शब्द है। ऐसे जो निबंध का अंग्रेजी है, तो ऐसे का मतलब ही होता है कि जो खुला हो, जिसमें कोई बंधन न हो। इसीलिए हिंदी में भी उसका अनुवाद किया गया निबंध, कोई बंधन न हो। लेकिन जब आप कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कोई कथा साहित्य में प्रवृत्त होते हैं, तो वहां बंधन है, वो एक अनुशासन है, उसका एक फॉर्मेट है, उसी में आपको लिखना है। आप सिर्फ ये बोल के कि नहीं हमारा सौंदर्य शास्त्र अलग है दलितों का, आप उस अनुशासन से विरत नहीं हो सकते। उस अनुशासन, जिस तरह के एक गाय है रस्सी से बंधी हुई है, तो उसी सीमाओं के अंदर उसको, वो रस्सी जितनी दूर तक जाती है उसकी स्वतंत्रता है, वो इधर उधर घूम सकती है। तो ये जो अनुशासन बंधन एकदम फिक्स रिजिड नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन रिजिड नहीं होने के बावजूद भी एक प्ले इनफाइनाइट नहीं, अनंत रूप से आप उसको तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं। एक तोड़ने का भी नियम है, जैसा कि शेक्सपियर बोलता है कि देयर इज ए मेथड इन द मैडनेस। तो उसके मैडनेस में भी कहानी के जो बेतरतीब प्रवाह ऊपर से दिख रहा होता है, उसके अंदर भी एक तरतीब होता है। उस तरतीब को ख्याल करके आपको आगे बढ़ना होता है। तो कैलाश बनखड़े महू कहानी में ये इस तरतीब का बेहतर ख्याल रखते हैं और कहीं भी कलात्मकता की क्षति नहीं होने देते। अपने विचारों के अनावश्यक घुसपैठ, या एक जो पुराना कहानी का कंसेप्ट था कि कहानीकार सर्वज्ञाता होता है, यानी कि वो सब कुछ जानता है पात्रों के बारे में, उसके अनुसार सारा अपना काम करता है, तो वैसा भान ये नहीं होने देते कैलाश बनखड़े। ये अपना बड़ा सूक्ष्मता से, बड़ा बारीकी से, और पहले अपने लेक्चर में भाग में भी मैंने बताया था जो कि कैलाश बनखड़े का जो कहानीकार है वो लाउड नहीं होता, बड़े वो धीमे से और सजेस्टिव, जिसको वक्रोक्ति कहा गया है, सजेशन की भाषा में वो बात करता है, अभिव्यंजना की भाषा में वो बात करता है। जैसे जो पूरा आपका देखेंगे कि संवाद, खासकर उस संवाद को अगर पढ़ें आप, तो इस तरह के संवाद उनकी तमाम कहानियों में पाएंगे। पहले भी मैं उनकी एक कहानी है, उसका मैं उसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, सत्यापित। तो वहां जिस तरह का एक देखिएगा बड़ा तनाव भरा और एक वाक युद्ध टाइप की एक लड़ाई चल रही है भाषा के भीतर, वो सत्यापित कहानी में उसके प्रोटागोनिस्ट और उस क्लर्क के बीच में, उसी तरह की लड़ाई यहाँ पर भी आप देखेंगे खड़ा करते हैं और उसके माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। तो वो लड़ाई, एक सवर्ण युवती है, स्टूडेंट है वो, रागिनी, और एक जो दलित स्त्री है जो पढ़ रही है, जिसको बात बात पर अपमानित और अवमानना का शिकार होना पड़ता है, प्रज्ञा, उसके बीच में। जैसे वो आरोप लगाती है तो उस आरोप को प्रज्ञा डिकंस्ट्रक्ट करती है। प्रज्ञा, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सवर्ण पात्र होते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, उससे भिन्न है। प्रज्ञा को बड़ा एक मजबूत स्त्री के रूप में, एक दलित स्त्री को बड़ी मजबूत स्त्री के रूप में, बड़े कॉन्फिडेंट स्त्री के रूप में, जो हारती नहीं है, डिटरमाइन नहीं होती है, और ऐसा भी नहीं कि आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त, दुखी जरूर होती है लेकिन रिबाउंड बैक करती है, लड़ती है और तुर्की ब तुर्की जवाब देती है। रागनी जैसे अपमान करने वाले और श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त
जिसको सुपरमेस्टिक जो विचारधारा होती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ब्राह्मण हूँ, सवर्ण हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ, तो उसका तुर्की ब तुर्की जवाब देती है और उसको एक प्रॉब्लम में डालती है। उसके पूरे उसके अंदर जो फांक है, उसकी विधि आप देखेंगे तो बड़ा विखंडनवादी उसकी जो भाषा है और जो संवाद यूज किया कैलाश बनखड़ ने, बड़ा अद्भुत है कि उन्होंने एक विखंडनवादी उसके सारे कि तुम एक स्त्री होते हुए अगर तुम पुनर्जन्म में विश्वास करती हो कि जन्मों के फल के कारण कोई दलित हो रहा है तो उसको प्रॉब्लम में डाल देती। उसी के कथन से, जिसको पियरे मैसरे बोलता है डिफरेंट फ्रॉम इटसेल्फ, उसी के कथन से उसके विरोधाभास को वो सामने लाती है। आप देखिएगा तो कैसे सामने लाती है, तो वो बोलती है कि भाई स्त्री भी तो नीचे समझी जाती है समाज में, तो तुम्हारा पुरुष में जन्म नहीं होके सवर्ण स्त्री में जो जन्म हुआ ये किस पाप के कारण हुआ, और वो तुम कुछ तो कमतर हो, तो वो बहुत खिसिया के बोलती है कि हाँ 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 हमसे पाप, लेकिन अंततः वो निरुत्तर हो जाती है। तो इस तरह आप देखेंगे कि जो दलित स्त्री को बड़ा सशक्त पावरफुल दिखाया है और सवर्ण स्त्री के भी कंट्राडिक्शन को इन्होंने बड़ा अच्छा, जो सवर्ण फेमिनिज्म है, सवर्ण नारीवाद के कंट्राडिक्शन को इन्होंने दिखाया है कि वो स्त्री के नाम पे तो बहुत उसको शिकायतें हैं कि भाई पितृसत्ता हमको सता रही है, लेकिन जातीय जहां तक पत्ते वो उतना ही घृणा करती है दलितों से जितना कि उसका पुरुष या उससे ज्यादा करती। वो अपने इस कंट्राडिक्शन को नहीं समझ पाती है कि जिस आधार को दलितों को नीचा ठहरा रही है पूर्ण जन्म कर्म के सिद्धांत के आधार पे या मनुस्मृति के आधार पे, उसी मनुस्मृति के आधार पे उसे भी नीचे ठहराया गया है और वो भी नीचे मतलब बहुत उसके नजर में जो सवर्ण समाज है उसके नजर में उसकी भी कोई अहमियत नहीं। तो इस कंट्राडिक्शन को बड़ा खूबसूरती से दोनों के बीच में जो संवाद है, रागिनी और प्रज्ञा के बीच में संवाद है, उसके माध्यम से इन्होंने कैलाश बनखड़े जी ने रखा है। तो ये कहानी फिर आगे जब बढ़ती है, जैसे जैसे आप पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि एक कहानी में दो धाराएं साथ साथ चलती। एक तो नरेश और प्रज्ञा के संबंधों के बारे में टिप्पणी करता चलता है कहानीकार, और दूसरा उस कॉलेज के अंदर जो मेरिट का एक मिथ्या और एक बड़ा झूठा जो विमर्श खड़ा किया गया है, मानो मेरिट का एक ऑब्सोल्यूट टाइप का बड़ा वो कोई चीज होता हो और मार्क्स वगैरह की बात की जाती है। रागिनी बोलती है कि मेरा बहुत ज्यादा तुमसे मार्क्स आया फिर भी मुझे केमिकल मिला और तुम्हें कम मार्क्स लाते हुए भी। ये बड़ा घिसा पिटा जो सवर्णों का तर्क है आरक्षण के खिलाफ, वही तर्क रागिनी वहां पर प्रस्तुत करती है। और आप देखेंगे कि कैलाश बनखड़े इकहड़े नहीं है कि वो सवर्णों में भी तरह तरह के जो धड़े हैं, जो तबके हैं, सवर्ण तबका एक ही टाइप का होमोजेनस नहीं है। उसमें पूजा भी है कि थोड़ी पूजा भी ऐसा नहीं है कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो उदार किस्म की है, वो इस तरह कटु शब्दों में भर्सना करने में विश्वास नहीं करती है। तो इस तरह से सवर्ण का वो जो धरा है, जो धड़ा जिस जो थोड़ा उदार है, उसका भी एक पात्र कैलाश बनखड़े सृजित करते हैं, वैसे पात्र भी, ताकि एक सम्यक एक पूरे यथार्थ का जो पूरे जटिलता को उसके पूरे नुएंसेज में उसके पूरे बारीकी में लिखने की कोशिश ये कैलाश बनखड़े की है, जिसके कारण इनकी कहानी फिल्म के स्तर पर भी बहुत बेहतरीन बन पाई। तो ये मेरिट के नाम पे जो रागिनी बार बार बोलती है वो आप कहीं भी देख सकते हैं। मतलब इन्होंने इनकी कहानियों को जब आप गौर से देखेंगे तो देखेंगे कि इनकी कहानियां यथार्थ इनकी जो कहानी है वो एकदम अर्थात से दो चार है। जो हम समाज में आसपास देखते हैं, जो सुनते हैं, वही इनकी कहानियों में आता है। तो ये जो मेरिट का विमर्श लगता है कि बड़ा घिसा पीटा है और ये बड़ा, लेकिन आप जब आसपास में नजर दौड़ाएंगे तो ये जो संग्रह है वो 13 में प्रकाशित हुआ था। जय भीम, जय भीम जनाची पारितोषिता, शुक्रिया शैली जी। तो उसमें
13 में ये प्रकाशित हुआ था और आज 2020 में हम लोग जी रहे हैं कोरोना काल में। 7 साल गुजर गए लेकिन कोई माहौल बदला नहीं है। जो इन्होंने लिखा था कैलाश मनखड़े ने आज भी उतना ही सत्य है। इन्होंने लिखा कि मेरिट की बात की जाती है और इस मेरिट के बात पर यह दिखा के कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें मेरिट नहीं है, अपमानित किया जाता है। तो ये घटना आज भी हमारे आसपास में घट रही है और इसके लिए ये कहानी जो है आपको मध्य प्रदेश वगैरह को आधार बना के ये लिखी गई। लेकिन ये पूरे भारत की कहानी है। भारत में कहीं भी चले जाए, किसी भी संस्थान में चले जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, साधारण बीए में करने का कॉलेज हो, सारे जगह ये एक परिघटना आपको देखने को मिलेगी। अभी हाल में ही यादवपुर एक यूनिवर्सिटी है कलकत्ता में, वहां एक आदिवासी शिक्षिका है मरुना मुर्मू जी। तो मुर्मू जी को भी इसी तरह से अपमानित किया। मुर्मू ने बोला कि ये परीक्षा कोरोना के कारण विद्यार्थियों के हित में टाल देनी चाहिए, बाद में लेनी चाहिए, अभी कोरोना की वजह से वो परीक्षा देने में उनको असुविधा है। तो इस चीज को एक सवर्ण छात्रा ने, एक अपर कास्ट जो सवर्ण लोग होते हैं जाति की एक छात्रा ने, अब देखिए यहाँ पर भी जो लोग नारीवाद की बात करते हैं तो उनको समझना चाहिए कि अगर नारी नारी एक है और सारी नारियां मतलब आपस में सब कुछ, तो आप देखेंगे कि इस स्थिति में भी उस मरुना का किसी सवर्ण पुरुष ने नहीं, सवर्ण स्त्री ने सबसे ज्यादा अपमानित किया। और जब पब्लिक में बात आ गई उसके बावजूद वो अपनी गलती माननी नहीं चाहिए, बोले कि नहीं मैं सही हूं। और उस सवर्ण छात्रा की मां ने भी उसी का समर्थन किया। उस स्त्री, एक नहीं दो स्त्रियों ने, कि ये सही है और वो क्या आरक्षण से नहीं आई, आरक्षण में कम मार्क्स, क्या वो भोंदू नहीं है? मुर्मू को बड़ा अपमानित, तो उसको मेरिटलेस, भोंदू, अयोग्य वगैरह कहा गया और खुलेआम पब्लिक फोरम पे उसको अपमानित किया गया सोशल मीडिया पे। मुर्मू जी जो एक प्रोफेसर हैं, एक सुविज्ञ प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छी प्रोफेसर हैं और नौकरी पेशा लोगों को भी शैली जी सही बोल रही हैं, इन स्थितियों से गुजरना पड़ता है। फिलहाल ये महू कहानी जो शैक्षणिक जगत, एक संस्थान के अंदर जो भेदभाव होता है उसको, और वो देखिए कैसे जो वानखड़े जी ने 13 में लिखा, वो 7 साल बाद आपको सामने दिख रहा है कि किस तरह से एक शिक्षक को शैक्षणिक संस्थान के अंदर, छात्र को नहीं, प्रज्ञा तो फिर भी छात्र थी और रागिनी भी छात्र थी, बराबरी शिक्षक का तो थोड़ा ऊपर समझा जाता है भारत के संदर्भ में, लेकिन एक छात्र भी सवर्ण है तो अपने शिक्षक से अपने आप को ऊपर समझ रहा है, जो उससे ज्यादा क्वालिफाइड है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, पीएचडी है, जो डॉक्टर मुर्मू है, उसको एक जो अभी पढ़ाई शुरू की है वो छात्रा इस तरह से अपमानित करने का साहस करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कास्ट कितना एक इंपावरिंग और इंटाइटलमेंट, सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट एक दे देता है कि मैं बड़े जैसा हूं, जिसका आलोचना मेरे अधिकार है, जिसका चाहे अपमान करें, जो मुर्मू का केस था। तो आप देखेंगे कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है कैलाश जी की महू, ये हमारे आसपास में घटित हो रही। वही में ये कहानी का सबसे बड़ा सशक्त पक्ष है कि ये यथार्थ से घनघोर, ठीक है, प्रेमचंद भी जब लिखते हैं तो यथार्थ नहीं लिखते हैं, उनकी जो यथार्थवादी कहानियां कही जाती हैं, कफन वगैरह, यथार्थ से कोसों दूर है, मैं बताऊंगा, यथार्थ से कोसों दूर है। तो ऐसे संदर्भ में जब दलित खुद लिखते, लोग बोलते हैं कि दलित खुद लिख रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ जा रहा है, तो इसको रेखांकित करना कैलाश मनखड़े के बहाने बहुत जरूरी था मेरे लिए। इसीलिए मैं दिखा रहा हूं कि जो जब दलित लिखता है तो हूबहू जो घटित हो रहा है उसको उतार देता है, उसमें इतनी कलात्मकता होती है। कैलाश मनखड़े जैसा आदमी जब लिखता है तो वो जो झूठ था, एक फॉल्स सिग्निफायर था, उससे दूर होके वो हूबहू अर्थात को, और उसको आप आसपास में घटित होते हुए, जैसा मैंने उदाहरण दिया कि जो मेरिट के आधार पे नीचे, तो इसी तरह रागिनी भी बार बार प्रज्ञा को नीचे दिखाती है और छुआछूत के बहाने हर चीज, जैसे जब उस कहानी में किचन की बात आती है, कैंटीन की बात आती है, तो इस तरह की नोक झोंक और संवादों के माध्यम से, बड़े सुंदर संवाद हैं, पावरफुल, बल्कि सुंदर से ज्यादा पावरफुल संवाद है। तो उसमें वो बोलती है कि जो रागिनी है
बोलती है कि तुम अपने घर ले चलो हमको, तो बोलती कि नहीं फिर कभी चलेंगे। तो वो उसका अपमान करती है कि तुम्हारा घर बहुत गंदा संदा है, तुम कैसे रह लेते हो, वहां जाने लायक नहीं है। और उनके जो आर्थिक स्थिति खराब है उसका मजाक उड़ाते हैं। मतलब हर जगह एक अवमानित डिमोरलाइज करके, क्योंकि आदमी जब तक डिमोरलाइज नहीं होगा उस पर शासन करना संभव नहीं। तो यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने, मैं बिपिन टाइगर जी की टिप्पणी को पढ़ रहा हूँ इसलिए थोड़ा रुक गया। ये बहुत अच्छी टिप्पणी की उन्होंने। बिल्कुल हमें अपने आलोचक पैदा करने होंगे तभी, क्योंकि आलोचना को बड़ा एक ताकत की, जिसको बना देंगे किंग मेकर समझते हैं, जिसको हम चाहे साहित्यकार बना सकते हैं, जिसको गिरा सकते हैं। और हमारा दलित साहित्य में कविता लिखी जा रही है, कहानी लिखी जा रही है, उपन्यास भी लिखे गए, लेकिन आलोचकों का अभाव है अभी। जो आलोचक भी हैं बहुत मजबूत किस्म के नहीं है। जैसे एम सिंह हैं तो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं तो उसका बड़ाई कर देंगे, उसको कुछ ज्यादा ही महान बोल देंगे। और भी मोहनदास ने भी जब इतिहास लिखा दलित साहित्य का, तो बड़ा वो पृष्ठ पेशी थे, मतलब व्यक्ति केंद्रित के, अपने दोस्तों की तो प्रशंसा कर देंगे और दुश्मनों की बुराई कर देंगे। वो जो जो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए वो नहीं है। कि भाई एक आलोचना का जो स्टैंडर्ड मापदंड है उस मापदंड को विकसित करें। और उसको तो ऐसे माहौल में बिपिन टाइगर की बात सही है कि हमें अभी भी, और दलित आलोचना छोड़िए, जो सवर्ण आलोचना वो भी काफी दरिद्र है। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, खुद एक सवर्ण आलोचिका है। अब आलोचिका शब्द कहाँ तक सही है, मतलब महिला आलोचक है, निर्मला जैन जी, यही नामवर जी की शिष्य समझी जाती है। तो निर्मला जैन ने खुद स्वीकार किया कि व्यवहारिक आलोचना तो फिर भी हिंदी में है, कि किसी किताब की समीक्षा वगैरह को व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है। और उस व्यवहारिक आलोचना पर जो सिद्धांत है, जो औजार है, जिसके सहायता से व्यवहारिक आलोचना की जाती है, यानी सिद्धांतिक आलोचना, तो बोले कि जीरो है ही नहीं। कैननाइजेशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कैनन तो बिल्कुल नहीं। तो जब ये हालत है सवर्ण आलोचना का, जिसको सदियों से इतना मौका मिला, फोर फ्रंट सत्ता उसी के हाथ में है, साहित्यिक सत्ता से लेकर राजनीतिक सत्ता तक, तो जो वंचित है, अभी अभी जो जगह है, अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, नेसेंट है जो दलित, तो उसमें तो आलोचना नहीं है, तो इतनी मतलब कोई घबराहट और ताज्जुब की बात नहीं है। अभी धीरे धीरे आलोचना, लेकिन मैं आशा करता हूं कि वो सिद्धांत की भी अपनी डेवलप करेगा दलित आलोचना, और व्यवहारिक आलोचना में भी काफी आया जाएगा। और जिस तरह झूठी आलोचना इन लोगों ने फैला रखी है उसका जवाब हमारे तरफ से आएगा। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह वो अपमानित करने का जो टेक्निक, इसको बड़ा अच्छा कैलाश मनखाड़े ने दिखाया। और इसकी मैं प्रशंसा कर रहा था इस बात के लिए, बहुत मुझे ताकत मिलती है जब मैं देखता हूं कि असंग घोष अपने एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए कितना वो कठिन होता है समय निकालना, मैं समझ सकता हूँ। वो आते हैं, उनकी उपस्थिति मुझे बहुत बल देती है। जय भीम असंग घोष सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और योर प्रेजेंस इज जस्ट अ ग्रेट इम्पेटस टू मी, इट एलिवेट me to such a state that I can speak for long 6 hours. मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, और ये ताकत मिलती है आपके आने से। आपने सही बोला कि हमारे जो नवोदित आलोचक भी हैं, बहुत रातों रात मेहनत परिश्रम की जो प्रवृत्ति इधर कम हो गई है। लोग समझते हैं कि गैलरी खड़ा करके, यानी पुरस्कार वगैरह, इसको मैं गैलरी पोस्ट मॉडर्न भाषा में कहा जाता है कि पेंटर से बड़ा गैलरी ही है, कि आपकी पेंटिंग लाख घटिया हो लेकिन आपका जो गैलरी बड़ा चकाचौंध भरा है तो आप बड़े लेखक बन जाएंगे। तो इस तरह की जो, इस तरह का जो विश्वास है लेखकों के अंदर, आलोचकों, ये गलत। परिश्रम करना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, कुछ बोलने के पहले, मुंह खोलने के पहले एक आलोचक को। तो देखिए लोग काफी हड़बड़ी में है, एक फिक्स पैटर्न बना लिया है बड़ाई वाली, और एक मुहावरा भी है गोल मटोल वाली, की थोड़ा बड़ाई कर दिया, थोड़ा बड़ाई, और बड़ा उसी को वस्तुनिष्ठ मान दिया कि भाई चलो मैंने बुराई बुराई की तो मैं बड़ा ईमानदार हूं कि कुछ बुराई भी कर दिया। ये आलोचना नहीं है।
आलोचना ये है कि जो भी उसके अंदर बुरा हो अच्छा हो उसको वस्तुनिष्ठ ढंग से देखना, जो कृति के अंदर मौजूद है, और कृति के अंदर जो गैप्स है न सिर्फ जो है उसको पढ़ना, जो नहीं है जिसको रीडिंग बाय एब्सेंस कहा जाता है उसको भी पढ़ने, जो गुटराटी या डेल्यूज वगैरह ने जिसको एब्सेंस से पढ़ने की तकनीक डेवलप की फ्रांस में, तो वैसे उसके एब्सेंस में कि क्या नहीं है, इस रचना के अंदर क्या अनुपस्थित है, उस चीज को देखने की कोशिश करके ही हम लोग कृति, कहानी या कविता को ढंग से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्या चीज जो है प्रेमचंद के अंदर नहीं है, या जो भी जगदीश चंद्र, जो सवर्ण साहित्यकारों ने जो दलितों के बारे में लिखा, जिसको बड़ा जिद करके दलित साहित्य मनवाने की जिद कर जाती है, मैं बिल्कुल इसमें स्पष्ट हूँ, कतई कतई दलित साहित्य नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो उसमें क्योंकि दलित दृष्टि नहीं है, असली चीज ये नहीं कि वो दलित के बारे में हो, या प्रेमचंद सवर्ण थे लिख दिए इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सवर्ण हो जो भी हो, दृष्टि की बात होती है कि जो रचना है, आलोचना है, वो दलित दृष्टि से होनी चाहिए। तो जो भी लिखने वाले हैं दलितों के बारे में, उसने भी लिखा, वो क्या नाम है, श्रीलाल शुक्ल ने लिखा, फिर वो अमृतलाल नागर ने लिखा, फिर वो क्या नाम है उसका, नलिन बिलोचन ने लिखा, और प्रेमचंद वगैरह को तो जगदीश चंद्र माथुर का जो है धरती धन अपना, सब दलित के अंदर उपन्यास है, लेकिन ये दलित उपन्यास बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनकी दृष्टि दलित नहीं सवर्ण है। कैसे सवर्ण है और कैलाश बनखड़े कैसे अलग है, तो आप देखेंगे कि जब सवर्ण उपन्यास तो उसका पूरा गेज दलित के होते, वो दलित का दुख सुख पूरा लिखेगा, कितना दयनीय है। अगर उदाहरण ले धरती धन का अपना का, तो उसमें एक काली है, और काली अंत अंत तक अपनी चाची के लिए एक मकान बनाना चाहता है, नहीं बना पाता है, वो मकान वो बना ही नहीं पाता है। तो उसकी दयनीयता का, उसके मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोफेसर राम बख्श हैं, उन्होंने लिखा है प्रेमचंद के बारे में, कि वो जब लिखते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि पाठकों में सहानुभूति जगा देना, कि भाई स्वर्ण आदमी तुम इतना बुरे मत बनो, इतना अत्याचार दलितों पे मत करो। तो उनका पाठक जिसको वो संबोधित हैं, तो उनका संबोधन दलित को नहीं है, वो दलित के लिए नहीं लिख रहे हैं, उनका पाठक का जो ऑडियंस है दलित है, सवर्ण है, और सवर्ण ज्यादा अत्याचार ना करे दलित पे, इसके लिए वो आमंत्रित करते हैं, ये उनकी मजबूरी है। इस सत्ता के डायनेमिक्स को, नस मास्टर स्लेव डायनेमिक्स जिसको हीगेल या फ्रेडरिक जेमेसन बोलता है, तो इसको समझे बगैर हम नहीं समझ सकते, हम इसको दया और सहानुभूति वगैरह, इसलिए इसको गलत नाम दिए जाते हैं। जो प्रॉब्लमेटाइजेशन किया सवर्ण साहित्यकारों ने, तो इसको बड़ा गलत किया स्वानुभूति। ये स्वानुभूति और सहानुभूति का सवाल ही नहीं, इससे बड़ा बकवास कुछ नहीं हो सकता है। असल सवाल होता है कि डायलेक्टिकल होता है, द्वंद्वात्मक होता है किसी चीज की संरचना, बनावट। तो हम जो सोचते हैं कि जो दलितों का पूरा शोषण करेगा अनियंत्रित, तो उसमें ऐसा नहीं है। कोई भी, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आपके अंदर कोई पैरासाइट है पेट के अंदर, तो उसकी भी कॉलोनी जब बढ़ जाती है तो आपको छोड़ के बाहर निकल जाता है, क्या कि वो आप पे डिपेंड है। हम जो समझते हैं कि दलित सवर्ण पे डिपेंड है, वो नीचे, वैसा नहीं है। जो वास्तव में जो भौतिक, जो मटेरियल रियलिटी है, जो स्पिरिचुअल, यहाँ स्पिरिचुअल से अर्थ है जो कॉन्शसनेस, चेतना वाली जो रियलिटी है, मनोवैज्ञानिक रियलिटी। तो मनोवैज्ञानिक रियलिटी है कि नीचे दिखता है, सवर्ण के अंदर दिखता है हमको कि सवर्ण के वर्चस्व में दलित बेचारा जी रहा है, लेकिन मटेरियल रियलिटी क्या है कि वो दलित के जीवन के ऊपर, दलित आदमी जो है उसके, वो उसका मालिक है सवर्ण का, उसको वो जिंदा रखता है, उसके मकान दलित बनाता है, उसके खेतों में काम दलित करता है। तो दलित पे निर्भर है। दलित अगर मर जाए तो सवर्ण खत्म हो जाएगा, लेकिन सवर्ण मर जाए तो दलित खत्म नहीं होगा। दलित सवर्ण पे निर्भर नहीं है, सवर्ण दलित पे निर्भर है। तो इसलिए जैसे एक परजीवी है अगर आपके पेट के अंदर, तो आपका खून चीज के या आपका आपसे पोषण लेके, या कोरोना का ही वायरस है रेट्रो वायरस, तो रेट्रो वायरस क्या है, वो आपकी कोशिका पे डिपेंड है, उसी की सहायता से अगर आपसे बाहर निकल जाए तो इनएक्टिव है, वो डेड है, वो एज गुड एज नॉन लिविंग बीइंग है, आपके अंदर जाके ही वो जीवित हो पाता है। तो वो जो पैरासाइट होता है वो भी अपना कॉलोनी बहुत नहीं बढ़ाता है, क्योंकि अगर उसका होस्ट है वो मर जाए जिसके शरीर के अंदर है, तो फिर तो वो भी मर जाएगा ना जिस पे डिपेंड है। तो ये मजबूरी होती है किसी भी
ऑपरेसर, उत्पीड़क क्लास या मालिक क्लास की, कि वो अनियंत्रित आपका शोषण नहीं कर सकता है। तो इसी के अंदर एक प्रतिरोध का, जैसा फूको बोलता है कि सत्ता के भीतर ही एक सत्ता का प्रतिरोध जन्म लेता है, जो ये शोषण अति में न चल जाए, अनियंत्रित शोषण न हो जाए, उसका वो कस्टोडियन होता है, वॉचडॉग होता है, वो उस पर नजर रखता है कि भाई इससे ज्यादा शोषण। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल दूंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोहम्मद साहब, कि मिसाल से चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। तो मैं एक और मिसाल देता हूँ अपने गांव का। एक राम की पाल यादव थे हमारे गांव में, तो गाय वगैरह पालते थे। तो वो गाय को हमेशा मारते पीटते रहते थे और उनकी गाय मर गई। तो वो ऐसा ट्रीट करते थे कि गाय जो है उनको दूध दे, खाना क्यों नहीं खाती है, तो उसको सजीव ट्रीट करते थे। लेकिन एक वहीं रामायण गोंड थे हमारे ही गांव के, तो ज्यादा समझदार शासक थे, वो जानते थे, वो हमेशा बोलते थे कि गाय मेरी मालिक है, हम गाय के मालिक नहीं, हम इस पे डिपेंड है, ये जब तक दूध दे रही है तभी तक उसको दूध बेच के मेरी आजीविका। तो वो क्या करते थे, गाय को अच्छा खाना देते थे, तभी अच्छा दूध मिलेगा। लेकिन गाय को बहुत ज्यादा अगर खाना अगर हम दे देंगे तो फिर भी सारा पैसा दूध का जो कमाया वो तो खाने में, तो उसका शोषण भी करना है, उसको कम से कम खाना देना है, लेकिन इतना खाना जरूर देना है कि वो जीवित रह सके, जिसको मार्क्स वगैरह सब्सिस्टेंस वैल्यू बोलता है। तो ये जो हम लोग सोच लेते हैं कि कोई परवाह ही नहीं है, शासक वर्ग को बहुत परवाह होती है, क्योंकि वो उत्पीड़ित वर्ग, जो अप्रेस वर्ग है, दलित बहुजन जो भी बोल लीजिए, उसी पे वो डिपेंड होता है। तो जिस पे डिपेंड है उसको मारने की कोशिश नहीं करेगा। तो उसमें प्रेमचंद जैसे लोग आते हैं, वो अपने लोगों को सावधान करते हैं। उनका काम है, प्रेमचंद का फंक्शन क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है जो सत्ता के भीतर से ही सत्ता को और मजबूत करना है, उसको ये सावधान करने के भी, तुम अनियंत्रित करोगे तो ये जब मर जाएगा तो तुम ही तबाह हो जाओगे फिर, क्योंकि तुम इस पे डिपेंड। तो वो हमेशा उसको कंसाइंस बन के, उसका जमीर बन के, वो शासक वर्ग का, उसको वो टोकता है कि भाई ऐसे ऐसे तुम दलितों का शोषण, इतना छुआछूत मत करो। और वो समय की भी जरूरतें होती हैं। उस समय ये जरूरी था कि हिंदू से इंटीग्रेट किया जाए दलित को, क्योंकि अब वो राजतंत्र और वो एक्सक्लूजन की, उसको बहिष्कृत करके शासन नहीं, डेमोक्रेसी आ चुकी थी। जो लड़ाई थी, बुर्जुआ लड़ाई थी, डेमोक्रेटिक लड़ाई थी कांग्रेस का, तो हिंदू धर्म में उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत थी कि दलित भी हिंदू फोल्ड में, ताकि वो दावेदारी कर सकें, गांधी दावेदारी कर सके मैं दलितों का भी लीडर हूं। आप उसको एक्सक्लूड करेंगे तो अपने ही जाल में फंस गए कि अपने हित के लिए एक्सक्लूड किया था, लेकिन अब उनको जरूरत हो गई थी कि वो शामिल, उनको अपना पार्ट बताएं। तो ये जो डायलेक्ट्रिकल, द्वंदात्मक, जो कंट्राडिक्टरी मांग है एक शासक की, ये जैसे पूंजीवाद में भी क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा वो शोषण कर ले तो पूंजीपति फिर कोई उसका सामान नहीं खरीदेगा। आप बहुत मजदूरों को पैसा ही नहीं देंगे, उनका शोषण करेंगे, तो मजदूर ही तो आपका सामान खरीदता है, उसकी परचेजिंग पावर। तो हमेशा डायलेक्टिकल होता है, कोई भी चीज जब आप किसी का शोषण करते हैं तो अनियंत्रित तो नहीं कर सकते। उसका दूसरा पहलू होता है, जो चीज आपके हित में, जैसे आप बहुत जात पात कोई मानता है तो ये जात पात उसी के खिलाफ चला जाता है कई मामलों में। जैसे एक हिमाचली लोकगीत का मैं उदाहरण दूंगा कि छुआछूत कोई मान रहा है, तो वहां एक राजा है, और देखेंगे कि जात पात छुआछूत हमेशा उसके दलित के खिलाफ नहीं है। कई मामले हो सकते हैं वहां जब उसके पक्ष में चला जाए। जैसे एक एग्जाम्पल वही जो हिमाचली लोकगीत का है वो मैं देना चाहूंगा। और हिमाचली लोकगीत एक धोबिन के बारे में, एक धोबी है और उसकी पत्नी बड़ी सुंदर है, धोबिन। ये दलित स्त्री पुरुष संबंधों के समझने में भी ये लोकगीत काफी मदद करता है। तो वो मना करता है कि तुम मत जाओ, तुम बड़ी सुंदर हो, किसी की कुछ दृष्टि पड़ सकती है तुम पे, तो बाहर मत जाओ। लेकिन फिर भी क्योंकि दलितों में इतना वो पेट्रियार्की अभी तक इतना नहीं पेनिट्रेट किया है कि वो मान ले उसकी बात और उसका ध्वंस चले पुरुष का, वो चली जाती, उसकी बात नहीं मानती। और वहां का जो राजा है वो उसको सुंदरता देख के बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, और उसको अपहरण करना चाहता है, बलात्कार करना चाहता है, उससे जबरदस्ती करना चाहता है वो राजा उस धोबन के साथ। तो धोबन यही बोलते कि अरे मैं तो छोटी जात की हूँ, नीची जात की हूँ, तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो, छू रहे हो, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए छुआछूत उसके हित में चला गया कि अगर सचमुच में राजा छुआछूत मानता तो उसके हित में था कि उसका रक्षा हो जाता, छुआछूत से वो बच जाती। और वो छुआछूत जो अभी तक उसके पक्ष में था वो उसके खिलाफ हो गया कि अगर छुआछूत राजा माने, सचमुच में जाति वर्ण आश्रम धर्म को माने, छुआछूत मांग रहे हैं, तो वो
वो उस स्त्री को उसको छोड़ना पड़ता कि भाई ये तो छोटी जात के, दलित जात के, अछूत जात की स्त्री है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि किसी भी चीज का डायलेक्टिकल होता है। संस्कृत पहले कोई पढ़ने से कान में शीशा डालेंगे, अभी जबरदस्ती संस्कृत, तो बिना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के, ऐतिहासिक और संदर्भ के आप किसी चीज को, इसलिए जब बुल्ले शाह जात पात नहीं मानता है तो बहुत उदार और महान आदमी नहीं है बुल्ले शाह, उसकी मजबूरी है। अगर वो जात पात मानेगा तो उसके पीछे पीछे बहुत छोटी आबादी सैयदों की आएगी, क्योंकि सैयद है तो पूरा सबका नेता बन सके, जैसे गांधी। इसलिए बुल्ले शाह से लेके गांधी तक सवर्णों की स्ट्रेटजी में कोई फर्क नहीं है, सेम स्ट्रेटजी है। वो जो आपका लीडर बनना चाह रहा है तो उसको जरूरी है जात पात छोड़ना, उसकी मजबूरी है कन्हैया कुमार, रवीश कुमार की, कि वो जाति के खिलाफ बोले, कोई उदारता सहानुभूति वगैरह। तो प्रेमचंद की भी मजबूरी है, इसी को रेखांकित करने के लिए इतना वक्त मैंने लिया कि उसकी मजबूरी है। कोई ये सहानुभूति इसको कहना इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है, क्योंकि सवर्ण बहुत मूर्ख होता है, वो 12 साल के बच्चे से ज्यादा उसकी अकल नहीं हो पाती है। इसलिए इस तरह वो आत्ममुग्ध मिरर स्टेज या इमेजिनरी स्टेज जो लाका का है, या जो मिरर स्टेज में ही जीता है, वो अपने से बाहर की दुनिया का नहीं देख पाता, इसलिए उस सहानुभूति इस तरह की बकवास मतलब है। लेकिन ये असली में जो डायलेक्टिक्स है, जो मास्टर शेफ डायलेक्टिक्स जिसको हिगल बोलता है, उसकी वजह से उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो दलितों की बात करे। वो बहुत दिन तक दलितों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। कैलाश बानखड़े जो है इतनी अच्छी कहानी लिख रहे हैं, तो उस पर तिवारी को लिखना पड़ता है, हरिप्रकाश उपाध्याय को लिखना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है। कोई दया नहीं कि लिख दिया बानखड़े पे, बड़ा आसान कर दिया, क्योंकि ये प्रतिरोध को अगर वो अपने हाथों में नहीं लेगा तो ये अनियंत्रित हो जाएगा। जो प्रतिरोध बुला रहे क्या, ठीक। हाँ, माफ करेंगे। तो ये इसलिए ये पृष्ठभूमि बतानी जरूरी थी मेरे लिए, कि मैं बता सकूं कि कैसे विशिष्ट है और कैसे प्रेमचंद से अलग है ये कैलाश मानखड़े की दृष्टि। तो जहां तक प्रेमचंद की जो दृष्टि है, गेज है, वो दलित पे केंद्रित है। लेकिन हमारी जो गेज है कैलाश मानखड़े की, वो जो शोषक वर्ग है, जो रागिनी पे केंद्रित है। आप देखिएगा कि जो कैलाश बनखड़े की कहानी है महू, तो उसमें सारा केंद्र बिंदु है, वो उसको गेज मिलाते हैं, उसके अत्याचार को वर्णन करते हैं, उसके जो दलितों के खिलाफ बयान है मेरिट को लेकर या तमाम चीजों को लेकर, उसको वो सामने लाते हैं। तो यहाँ भिन्न उनकी गेज ऑपरेसर पे है, जो उत्पीड़क समाज पे है, जबकि इनका जो गेज है वो महू वगैरह को लेके, ये सारा गेज महू कहानी के अंदर वो गेज आप देखिए रागनी के ऊपर है, जो उत्पीड़क समाज है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर, जो शिक्षण संस्थानों के अंदर उनको अपमानित करता है, उनके ऊपर है। और यथार्थ से भी दूसरा फर्क, जो प्रेमचंद के तरीके के लोग हैं तो उसको यथार्थ से ये जो घटित होता है उससे ये जोड़ के देखते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर जो प्रेमचंद है, एक कफन कहानी उन्होंने लिखी है, बड़ी उनकी फेमस और चर्चित कहानी है प्रेमचंद की। तो उसमें वो दिखाते हैं कि उसकी पत्नी मर जाती है, दो दलित हैं बाप बेटे, घिसू और माधव, और वो एक औरत माधव की पत्नी मर जाती है, लेकिन वो कोई सुखभोगी नहीं होती, उसको मर जाने देता है। लेकिन जब यथार्थ में देखेंगे तो जो दलित पुरुष था उसको बहुत मुश्किल से पत्नी उपलब्ध होती थी, तो वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसलिए जब व्यवहार में हम देखते हैं तो एक दलित आदमी अपनी पत्नी के लिए पहाड़ काट देता है, दशरथ मांझी या दाना मांझी उसको लाश को लेके शंकर जो इनका मिथकीय चरित्र है उसकी तरह कितने किलोमीटर चल जाता है। तमाम मतलब एक आदमी महाराष्ट्र का मैंने सुना वो कुआं खोद दिया। तो आप जब व्यवहार में देखते हैं, और इसका कारण ऐसा नहीं कि कोई जेनेटिक कारण है कि उनके जीन में कुछ है, ये मटेरियल रियलिटी है। जैसा मटेरियल रियलिटी होता है वैसा ही आदमी की मानसिकता बनती है। परिवेश आदमी के मानसिकता का, विचारधारा वैचारिकी का निर्माता होता है। उसका परिवेश ऐसा है कि एक हमारा जो पेट्रियार्की के अंदर जीना पड़ता है, वो किसी के वर्चस्व के अंदर जी रहा है, ब्राह्मणवादी समाज के अंदर, तो उसको भी उसी के अनुसार अपनी वैचारिकी तय करनी होती है। तो उस वैचारिकी में ये है कि एक पुरुष को तब तक एक स्त्री नहीं मिलती जब तक उसकी नौकरी ना हो, वो बहुत
सक्षम न हो उसके पालन, मतलब हमारे समाज में पुरुष की जिम्मेदारी है स्त्री का पालन पोषण करना। तो जब इस के अंदर स्त्री पुरुष दोनों काम करते हैं दलितों के अंदर, ये ज्यादातर, तो आप देखिएगा कि वहां पर अगर इस तरह की परिस्थिति आती है कि दो परिस्थितियां यहाँ हो सकती हैं। एक है कि स्त्री पुरुष दोनों काम करते हैं, या पुरुष को उसका पालन पोषण करना है। तो इस जिस तरह इन लोगों ने दिखाया है कि प्रेमचंद ने, कि पुरुष को उसका पालन पोषण, तो ऐसी स्थिति में दलित पुरुष बहुत सशक्त नहीं, न उसके पास पैसा होता है। दलितों की जो सामान्य स्थिति है, जिसका आप देख रहे हैं इस कहानी के अंदर, प्रज्ञा का घर के अंदर एक वो ठीक से अलमीरा भी नहीं है, पटरी से अलमीरा का काम लिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उस घर के जो पुरुष होंगे वो कितने एलिजिबल बैचलर होंगे, जिनके पास शक्ति नहीं है, सत्ता नहीं है। जब वैवाहिक संबंध का आधार सत्ता बना दिया जाता है कि जो सत्ताशील पुरुष है उसको सबसे ज्यादा स्त्रियां मिलेंगी, तो दलित पुरुष को स्त्रियां नहीं मिल पाती। और इस चीज को तुलसीदास भी स्वीकार करता है। ये जो ब्राह्मणों का कवि है तुलसीदास, वो लिखता है कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूल मुड़ाए भय सन्यासी। कि जब इनकी स्त्रियां मर जाती हैं छोटी जाति की, वो जो उस टाइम में सन्यासी कबीर जैसे संत हुए, उस पर व्यंग करते हुए तुलसीदास ने लिखा है, और यथार्थ लिखा है, सही लिखा है, कि जब इनकी स्त्रियां मर जाती है छोटी जाति के लोगों के, तो ये सन्यासी हो जाते हैं। यानी जिस तरह सवर्ण पुरुष सन्यासी नहीं होता, स्त्री मर जाती है दोबारा शादी कर देता है, वो भी मर जाते तिबारा शादी, उसको स्त्रियों की कमी नहीं है, वो सक्षम है कि दोबारा तिबारा विवाह कर सके। लेकिन अगर छोटे जाति के पुरुष की स्त्री मर जाती है तो दोबारा उसको फिर स्त्री भेंट होने की नहीं है। आप देखिएगा कि लाला जी जो कैस्ट जाति है, खुद प्रेमचंद ने निर्मला में लिखा है कि एक बुढ़ा कैस्ट आदमी भी निर्मला एक यंग से शादी करने में सक्षम हो जाता है अपने पैसे और रुतबे के बदौलत। लेकिन ये सुविधा दलित पुरुष को नहीं। इसलिए दलित पुरुष आप समझ सकते हैं, बहुत नेचुरल और अर्थात बात है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपनी पत्नी को मर जाने दे। अपनी पत्नी को बहुत मानता है, ये मानने के पीछे उसकी जो मटेरियल कंडीशन वो है जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का झूठ दिखलाना और ये मिथक एक तैयार करना जो प्रेमचंद ने किया कि वो अपनी स्त्री को घिसू माधव ने मर, ये महान झूठ है, यथार्थ से बिल्कुल कटा हुआ है। ऐसा समाज में आप इंपिरिकली देख लीजिए, अखबारों में पढ़ लीजिए, आपको घटना नहीं मिलेगी। ये तंदूर में मारा, यही दिल्ली की घटना है। कौन थे वो? सब सवर्ण लोग थे जो अपनी पत्नी को तंदूर में मार दिया, दिल्ली की घटना है। आप तमाम देखेंगे क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जनरली। इसका कारण है उनकी जो जीवन की स्थितियां, मिलजुल के खेत में ही काम करना है तो पत्नी उनको सहयोग करती है, तो उसको क्यों मारेंगे? वो बोझ नहीं है। एक स्वर्ण पुरुष के लिए जैसे ही यौन रूप से सेक्सुअली वो अनयूजफुल हो गई, उससे वो संभोग करने इतनी आकर्षक नहीं रही, तो उसको मार देना चाहता है, नई जवान पत्नी लाना चाहता है। लेकिन एक दलित पुरुष के लिए एक स्त्री सिर्फ यौन वस्तु नहीं है कि सिर्फ उसका सेक्सुअल उपयोगिता है, वो उसके साथ खेत में काम करती है, सब कुछ कांधा पर कांधा साथ रहती है। अगर वो अपना झोपड़ी अगर छा रहा है, छाया जाता है जो झोपड़ी, तो वो भी साथ साथ छाती है। मैंने गांव में खुद अपनी आंखों से देखा। तो ऐसी स्थिति में दलित स्त्री पुरुष संबंधों का वर्णन एकदम उसके, यानी उसने अपनी कहानी, जिसको मैं बोलता हूँ कि सिग्निफाइड, जो कहानी कहना चाहता है वो तो उसकी अपनी है, लेकिन उसके लिए उसने दलितों को कैरियर के रूप में यूज किया। जैसे कि पंचतंत्र में मनुष्य अपनी कहानी कहना चाहता है लेकिन जानवरों का उपयोग करता है उसको कहने के लिए, जो पात्र बनाता है। तो ये कहानी सवर्ण समाज की कहानी है, लेकिन प्रेमचंद के अंदर का जो कलात्मक कमी है, झूठ बोले, यथार्थवादी नहीं हुआ है बिल्कुल, वो इसको दलितों पात्र बना देते हैं। ये बेईमानी है किस्म की, जिसको मैं एक साहित्यिक बेईमानी, एक बौद्धिक बेईमानी, ये कलाकार की बेईमानी कहूंगा, एक जो लिटरेरी ये बेईमानी है एक टाइप का, कि आप कहना चाहते हैं कुछ और पात्र कुछ और बना देते हैं। तो ये जो कफन वगैरह जो सवर्ण साहित्यकार दलितों के बारे में लिखते हैं, तो इसमें जो एक झूठ होता है, इसे मैं पखंड नहीं कहूंगा, क्योंकि पखंड भी दलितों का एक समुदाय था जिसने आंदोलन किया। बाद में शब्द के बड़े गलत अर्थ कर दिए। आप पखंड संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे तो एक विद्रोही और क्रांतिकारी दलितों का एक आंदोलन था। तो मैं इसे झूठ बोलता हूँ कि ऐसा झूठा फेक, अंग्रेजी में वर्ड जो फेक है, फेक के ही ये सबसे उपयुक्त है कि कफन एक फेक कहानी, उसी के बरक्स में महू को एक जेन्युइन कहानी मैं बोलना चाहूंगा कि एक जेन्युइन कहानी है जो दलित के दुख दर्द को बड़ा यथार्थ ढंग से, जो लगता है कि आसपास में घटित किसी भी संस्थान में, आप जेएनयू में चले जाओ, दिल्ली
यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में। और ये हर स्तर पे स्टूडेंट ही नहीं, शिक्षक को भी भुगतना पड़ता है कि आप बहुत मुखर होते हैं तो आपको दंड दिया जाता है। जैसे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की शिक्षिका थी रितु महेंद्र सिंह, तो वो मुखर होकर, वो भी बहुत दलित वगैरह के बारे में नहीं, जो जनरल चीज होती है बेरोजगारी के बारे में वो बोलती थी, उनके वीडियोज थे, या सांप्रदायिकता जो फैल रही है उसके बारे में वो बोलती थी। बहुत दलित दलित भी नहीं करती थी और वैसे, लेकिन इतना थोड़ा माइल्ड टाइप का, मतलब बहुत रेडिकल दलित नहीं थी, बहुत जो एक रिफॉर्मिस्ट टाइप का जो मेन स्ट्रीम का दलित होता है वैसी थी। लेकिन इतना भी बर्दाश्त नहीं किया गया और उनको वहां से एडहॉक शिक्षिका थी, निकाल दिया गया। जय भीम। तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरह दंडित किया जाता है। तो ये जो बार बार यहाँ प्रज्ञा को भी जो दंडित किया जा रहा है, शब्द बाण से माना जा रहा है उसके शब्दों को, जय भीम ठाकुर साहब, तो उसमें ये बहुत सूक्ष्मता से वर्णित किया। कैलाश भाई की यही बात है कि ये दोस्तोवस्की टाइप से हमको हमेशा याद आ जाता है इनको पढ़ते हुए। बड़ी एक बारीक बारीक जो घटनाओं का वर्णन करते हैं, इनके संवाद भी बड़े चुटीले किस्म के होते हैं। मैं कुछ उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक जगह लिखते हैं इसके बारे में, जो सवर्ण वर्ग है, इसलिए हम बोले कि इनका गेज सवर्ण में है। इस सवर्ण का, ये दलित स्टडी नहीं करते कि दलित ऐसा होता है वैसा होता है, ये सवर्ण की स्टडी करते हैं कि उसकी मानसिकता क्या होती है ऑपरेसर को। तो ये रागिनी नामक जो सवर्ण स्त्री है उसके बारे में ये वर्णन करते हैं और बड़ा अच्छा लिखते हैं कि वो जानती थी कब शालीनता को छोड़ना है। वो बहुत एक उसमें संवाद है, उसको मैं उद्धृत करना चाहूंगा। वो संवाद ये है कि किचन की बात जब चलती है कि कैंटीन की बात फिर निकल जाती है कि कैंटीन तुम क्यों नहीं जाती, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं होंगे। उसके निर्धनता का मजाक उड़ाती है रागिनी प्रज्ञा का। तो फिर वो कैंटीन से खाने पीने की बात निकलती है, किचन की बात निकल जाती है। तो वो किसका है, कहाँ स्टार्ट, बताइए गलत सही मिलेगा है ना। हाँ देखिएगा ठीक लग गया ना। बस एक ही जगह काफी है, पूछ लीजिएगा हमसे। नहीं तो ठीक से करते हैं, ठीक है। और करना होगा हाँ ठीक, माफ कीजिएगा। तो मैं बोल रहा था कि वो उसको किचन में जाने के लिए बोलते कि हम तो अपनी किचन में तुमको घुसने भी न दें। रागनी उसको बोलती है छुआछूत के कारण उसको नीचा दिखलाने के लिए प्रज्ञा को। तो प्रज्ञा बोलती है, तो प्रज्ञा में स्वाभिमान अभी आ गया है। अभी पहले लोग वो जो है, यही जो दलित विमर्श और जो सवर्णों का दलितों के बारे में विमर्श है प्रेमचंद वगैरह का, इसका फर्क यही। अगर यहाँ प्रेमचंद होते तो वो दिखलाते कि नहीं, वो रिक्वेस्ट करती है कि जाने दो, या बाद में जाने देती है, या उसको इच्छा दिखलाते कि वो जाना चाहते उसके किचन में, रागनी के किचन में जो प्रज्ञा है, और उसके लिए वो कोशिश करती है, गिड़गिड़ाती है या जो भी, कि हमको स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पे जो कैलाश वन खड़े हैं उन्होंने साफ साफ दिखलाया है कि नहीं, वो बोलते हैं कि हम तो वहां हगने मुतने भी नहीं जाएंगे तुम्हारे किचन में। तो ये आप देखेंगे कैसे एक दलित स्त्री जो आक्रोश में आ जाता है, जो भाषा की बुराई की जाती है कि दलितों की भाषा बड़ी खराब है और गाली गलौज वाली भाषा है, उसमें हगने मुतने जैसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो इसको बड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है, इसको बड़ा सूक्ष्मता से रेखांकित किया कैलाश मानखड़े जी ने। तो आप देखेंगे कि इसकी भाषा तो देखिए
आक्रोशमयी और थोड़ी जिसको लोग बोलते हैं कि अमर्यादित भाषा, अमर्यादित हो जा रही है प्रज्ञा की भाषा। और वो फिर भी मर्यादित भाषा में बोलती है कि तुम लोग अपना वो हगने मुतने शब्द का यूज नहीं करती है, जो शालिनी है, जो कि अदरवाइज देखिए कितनी दुष्ट है अंदर से, लेकिन बाहर से बहुत शालीन बनी रहती है, जो सवर्णों की विशेषता है कि भाषा उनकी कभी भी अमर्यादित नहीं होती है। मतलब आजकल तो हो जा रही है, लेकिन वो कोशिश करते हैं। तो वो बड़ा मुखर भाषा उनकी नहीं होती, बड़ी सूक्ष्म और कलात्मक, जो रोला बार्स भी बोलता है कि लैंग्वेज ऑफ ऑपरेसर इज ऑलवेज आर्टिस्टिक एंड इट इज ऑलवेज इनडायरेक्ट एंड इट इज ऑलवेज ए पोलिटिकल। लैंग्वेज ऑफ ऑपरेस्ट इज डायरेक्ट, पोलिटिकल एंड क्रूड। तो वो चीज यहाँ भी देखने को मिलता है। रोला बार्थ की इस भाषा दर्शन को अपने कहानी में भी यही इनकी सबसे बड़ी, कि छोटे छोटे इंस्टांसेज में ये बड़ी दर्शन की बातें कह जाते हैं कैलाश जी, इनकी विशेषता है। तो कैलाश जी यहाँ आप देखेंगे कि एक बड़ी बात करके वो बोलती है कि ओ, ये जब बोलती है कि किचन में हगनी मुतने भी न जाए, तो ये बोले कि क्या तुम्हारे यहाँ, अरे तुम लोग तो एक कमरे में रहते हो, तुम्हारे यहाँ तो वहीं पर आदमी मतलब शौचालय के शौच के लिए भी वहीं जाता है, शौच करने के लिए, और उसी में रहता भी है और वही खाना भी पकाता है। और ये सच भी है किसी हद तक कि एक कमरे के मकान में झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है दलितों को, तो वहां एक ही कमरे में सब खाना भी बनता है और वो नहाते भी वही हैं। तो इस चीज का वो मजाक उड़ाती है, लेकिन वो भाषा में उन शब्दों का जो वर्जित शब्द है, टैबू के शब्द हैं, प्रयोग नहीं करती। तो यहाँ एक बहुत बड़ा दर्शन ये है कि आप देख सकते हैं कि कैसे एक स्वर्ण को बड़ा अच्छा होना उपलब्ध है। एक स्वर्ण के लिए अच्छी भाषा का उपयोग जितना आसान है, जितना वो सक्षम है, क्योंकि उसको बुरे होने की जरूरत ही नहीं, पूरी सत्ता उसके पक्ष में है। तो वो भाषा को बड़ा शालीन रखते हुए भी आपको बहुत अपमानित कर सकता है, और बहुत गंदी भाषा, गाली गलौज वाली भाषा यूज करते हुए भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। इसलिए एक जगह एक व्याख्यान में बड़ा अच्छा बोला था हमारे मित्र हैं अरुण कुमार जी ने, कि अगर कोई दलित गाली देता है ब्राह्मण को, और ब्राह्मण तो दोनों एक ही बात नहीं है, दोनों को बराबरी में नहीं देखना चाहिए, जो कि बजरंग बिहारी तिवारी हमेशा ओम प्रकाश वाल्मीकि का बुराई करते हैं कि ये भी गाली दे दिया, गाली दे दिया। उनकी समझ बहुत ही उथली है, वो समझने से इनकार कर देते हैं कि दोनों एक ही बात नहीं है। अगर कितना भी गाली गलौज कर ले दलित, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी सत्ता है। ब्राह्मण की सत्ता को कोई, मैं ही इतना तिवारी के खिलाफ, बजरंग बिहारी तिवारी के खिलाफ बोलता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी सत्ता है। लेकिन वो मेरे खिलाफ बोल दे कि तुमने क्या किया है, और ऐसा सवाल खड़ा कर दे, तो तुरंत मैं ध्वस्त हो जाऊंगा एज आलोचक, क्योंकि उसका सत्ता है, उसका वर्चस्व है, जिसका वो फायदा उठाता है। कोई उसमें मेरिट फेरिट नहीं है, वही जो वर्चस्व है, वो जो हेजोमनी है, बल्कि एकाधिकार है ब्राह्मणों का, वो मेरिट के रूप में, मेहनत के रूप में और बड़ा महानता के रूप में प्रकट होता है, जबकि वो महान महान कुछ नहीं है वो लोग। तो यहाँ पर भी रागिनी आप देखिएगा कि बड़ा शालीन भाषा प्रयोग करने में सक्षम हो जाती है। श्रीनिवास जी जय भीम। तो वो ये यहाँ पे इन्होंने, कैलाश जी ने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे अच्छा होना भी, भाषा में अच्छा होना या भाषा के बाहर भी अच्छा होना, गुडी गुडी बने रहना एक सवर्ण के लिए ज्यादा आसान है, ज्यादा उपलब्ध है, ज्यादा इजी है। पूरा सत्ता उसके पक्ष में, उसको ऑटोमेटिक है, उसको कुछ दलित को नीचे दिखाने के लिए बहुत बुरा होने की जरूरत नहीं। लेकिन जब प्रज्ञा लड़ती तो उसको बुरा हो जाना पड़ता, बड़ा आक्रोश, जो कि ये बड़ा मजाक उड़ाते हैं। और हरि प्रकाश उपाध्याय ने भी जब आलोचना लिखी है इस पे, इनकी कहानी संग्रह और सत्यापन पे, तो उसमें बोला कि नहीं नहीं, ये दलित जैसे नहीं है, ये थोड़ा एकांगी नहीं है, जैसे दलित लोग एकांगी, मानो दलित होना एकांगी होना है। सोचिए हिडन एजेंशन कितना खतरनाक है। हरि प्रकाश उपाध्याय एक सवर्ण भूमिहार जाति के वो हैं साहित्यकार, तो वो लिखते हैं कि वो प्रशंसा भी बुराई के रूप में करते हैं। जैसे कि मैं एक जगह रहता था, तो मेरी मकान मालकिन बोलती थी कि देखने में तुम दलित नहीं लगते हो, मतलब प्रशंसा भी करते हुए दलितों को नीचे दिखाना कि इनकी कहानियां दलित जैसी एकांगी नहीं है। इसमें बेरोजगारी का भी बात होता है, इसमें सरकार की भी बात, मानो दलित होने से बेरोजगार होना कोई भिन्न चीज हो। दलित बेरोजगार होता ही नहीं, उसकी जिंदगी की वो बात है ही नहीं, दलित के जीवन में प्रेम होता ही नहीं। तो
ये इस तरह से दलित को बड़ा एकांगी दृष्टि से देखना, उसी के आधार पे आलोचना करना फिर कहानियों का कि भाई एकांगी नहीं है, इनकी दली ये है। अरे दलित ही एकांगी अपने आप में संपूर्ण एक वो समुदाय है, वो भी प्रेम करता है, वो भी उसी तरह से बेरोजगार होता है, वो भी दुख का जीवन जीता है, उसके जीवन में क्या नहीं जो एक वो फुल फिल्ड मनुष्य है। इसलिए दलित के बारे में ही भी सिर्फ वो लिखे तो पूरे संसार के बारे में लिखता है। अगर कोई इंग्लैंड के बारे में सिर्फ लिखता है शेक्सपियर, तो उसको ये कह के आप नहीं कि बड़ा एकांगी है शेक्सपियर का लेखन। वो इंग्लैंड के बारे में लिखते हुए पूरे मनुष्यता के बारे में भी लिख रहा होता है, क्योंकि एक अंग्रेज भी एक मनुष्य होता है। और देखिएगा इसीलिए विश्व के सारे मनुष्य उसके ड्रामा को पढ़ते हैं और इंजॉय करते हैं, अंग्रेज न होते हुए भी। तो इस तरह का प्रशंसा भी देखिएगा, जिसको हाइडेगर बोलता है कि हिडन एजम्पशन देखना चाहिए, कि कोई भी कथन खुद ही से भिन्न होता है, तो उसकी भिन्नता, उसकी अपना जो गैप है, कंट्राडिक्शन है, उसको आप खुदाई आर्कियोलॉजी जिसको फूको बोलता है करिएगा तो देखिएगा। तो आर्कियोलॉजी करने पे देखिएगा पूरी आलोचना, देखने में तो प्रशंसा लगती है कैलाश बनखड़े की, लेकिन बहुत बुरा और उनको नीचे निगाह, मतलब मैं हरिप्रकाश उपाध्याय को रागनी से तुलना करता हूँ और कैलाश बन को प्रज्ञा, कि वो उसका प्रशंसा करते हुए भी, व्यंग करते हुए भी उसको फिर उसको नीचा दिखलाने की कोशिश और इस तरह से लिखने, क्योंकि दलित अपने आप में एक भरा पूरा संसार। और इस तरह से देखा जाए तो सवर्ण साहित्य ज्यादा एकांगी, अपने साहित्य को जनरल बोल देना कि हम जो है वो मुख्य धारा है, वो पूरे मनुष्य हैं और तुम एकांगी। तो वही जो वो स्त्रियों के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि फेल्ड है, जो असफल पुरुष है वही स्त्री है, ऐसा परिभाषा अरस्तु वगैरह देता है, मतलब उसको फुल फ्लेज मनुष्य। तो वही हाल दलितों का ये कर रहे हैं कि उसको फुल फ्लेज मनुष्य। इसलिए दलित साहित्यकार को इधर उधर लिखने की जरूरत नहीं, वो अपने बारे में भी लिखेगा तो वो भी प्रेम करता है। तो अगर वो प्रेम के बारे में लिख दिया तो ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है कि दलित ही नहीं प्रेम के बारे में भी लिखते हैं। अरे दलित के बारे में लिखेगा तो प्रेम के बारे, दलित के बारे में ही लिखा है कहानी महू, लेकिन इसमें प्रेम भी दिखलाया गया है। और जो प्रज्ञा और नरेश का जो प्रेम है तो बड़ा अद्भुत, बड़ा सुंदर, वो कहरा ना हो के गुडी गुडी जो सवर्णों के यहाँ पाया जाता है, या राजेंद्र यादव का उपन्यास वगैरह सहमाद में पढ़िए जितना एक कहरा टाइप का है, वैसा नहीं। उसमें तमाम तनाव हैं, उसकी जिंदगी की दिक्कतें हैं, प्रेम की अपनी जो दिक्कत है, वो बोलता है वो उसको सूझता ही नहीं कि अपनी प्रेम का काम क्या बोले, तो बोलता है चलो बाजार चलते हैं। तो उसके प्रेम का तो व्यंग भी करती है कि हमेशा तुम बाजार जाना चाहते हो, यानी उपभोक्तावादी बाजारवादी जो मानसिकता उसका भी आलोचना करती है। तो एक दलित बाजारवाद का आलोचना नहीं करेगा, और वो करेगा तो उसको इस तरह समझना कि नहीं ये दलित विमर्श में, दलित विमर्श में सब कुछ शामिल है। जब तुम सवर्ण विमर्श में पूरा जीवन शामिल करते हो, तुम्हारा जो साहित्यकार है, तो दलित विमर्श में क्यों नहीं शामिल होगा। तो ये इनकी जो कहानी है कैलाश बनखड़े एक संपूर्ण दलित कहानी है, उसमें दलित जीवन का हर पहलू आया है। दलित होने का मतलब नहीं सिर्फ छुआछूत, बाबा अम्बेडकर ने कितना बार इनकार किया इस बात से कि कास्ट सिस्टम को सिर्फ छुआछूत का सिस्टम समझना यही सबसे बड़ा सवर्णों का दृष्टिकोण है, बल्कि षड्यंत्र और साजिश है। और गांधी ने यही साजिश किया दलितों के साथ कि दलितों का जो कास्ट का प्रॉब्लम है उसको मात्र छुआछूत का प्रॉब्लम बना दिया। बिना छुआछूत का भी कास्ट सिस्टम उतना ही खतरनाक और घृणित है। और इस चीज को कैलाश बनखड़े ने भी अपनी कहानी को ध्यान में पढ़िएगा तो आप मौजूद हो जाएगा। काफी समय हो चुका है, बोलना तो काफी कुछ था, मैं आप सब विदा लेना चाहूंगा और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इनकी कहानियों को पढ़ें अगर ना पढ़ा हो तो। और इसका लिंक मैंने दे दिया है, इनके ब्लॉग पर महू कहानी उपलब्ध है, कैलाश बनखड़े जी का ब्लॉगर पर एक ब्लॉग है और उसका लिंक मेरे वाल पे मिल जाएगा आपको। और अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो, सुनना ज्यादा आसान होता है, बोलना ज्यादा आसान होता है, जो सासुर बोलता है पैरोल की बात कहने सुनने की बात, तो वो इस कहानी को खुद आप कथाकार के कंठ स्वर में सुन सकते हैं। इसी जय भीम कारवां पे वो आए थे, उसका लिंक भी मैंने दे दिया है। तो इस कहानी को पढ़ें तो और बात मेरी समझ में आएगी। फिर हम लोग मिलेंगे कैलाश बनखड़े की एक और नई कहानी के साथ। और सबको इतना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए शुक्रिया। जय भीम, जय कारवां, जय अम्बेडकर, जय सावित्री और जय परिवार पेरियार। आज पेरियार जो रामा स्वामी नायकर परियार हैं, एक बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, स्वाभिमान का मूवमेंट चला है उसने। और ये स्वाभिमान का जो मूवमेंट है, आप
प्रज्ञा में कुट कुट के देखेंगे कि स्वाभिमान है, जहां भी अपमानित होता है वो किया जाता है उसको प्रतिरोध करती है। ये पेरियार का देन है, इसीलिए पेरियार को बड़ा महिलाओं में लोकप्रियता है, उन्हें महिला अधिकारों का, नारीवाद शब्द का तो मैं यूज नहीं करूंगा एक पुरुष के लिए। और ये लेंस जो है सवर्ण नारीवादी लेंस मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उनको महिला अधिकारों का समर्थन उन्होंने महिलाओं के पक्ष में काफी लिखा, क्योंकि कोई दलित पुरुष है और न्याय की लड़ाई लड़ता है, और स्त्रियों की बात अगर पक्ष जब न्याय की बात आती है नहीं करते तो बेईमान। इसलिए देखिएगा कि स्त्री को ही ज्यादा सशक्त बनाते हैं। तो जो भी दलित आदमी, ईमानदार आदमी होगा, बाबा अम्बेडकर हो, पेरियार हो, कैलाश बनखड़े हो, जयप्रकाश फाकिर हो, वो उनकी वो बाध्यता है, नैतिक बाध्यता है हमारी कि हमें उनका पक्ष लेना ही होगा। अपने लिए न्याय मांगते हुए कैसे उनके न्याय की बात को मनदेखी कर सकते हैं। तो आज का दिन स्त्री अधिकारों के लिए लड़ने वाले, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को ये गति देने वाले और पूरे साउथ इंडिया को हिला के रख देने वाले, जिनका प्रभाव नॉर्थ इंडिया तक, लालई यादव ने अपने नाम में पेरियार लगाना शुरू कर दिया, पेरियार से इतने प्रभावित हुए, तो उनको अपना खिराज अकीदत पेश करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। और सारे लोगों को, यहाँ तो स्टीम यार्ड पे नाम दिखता नहीं है, नहीं तो सबका नाम लेके मुझे कहने से ज्यादा आत्मीयता महसूस होती है। तो जो भी लोग आए हमारे कार्यक्रम को, श्रीनिवास जी, ठाकुर साहब, सीमा, बिपिन टाइगर, नबीला जी, असंग घोष सर है, उनको तो खास खुशी मुझे हुई उनके आने से। सर आलोचक तैयार होंगे, इसी से सीमाओं के अंदर ही संभावनाएं होती हैं, और अल्टीमेट फ्रीडम जैसा कुछ नहीं होता है। और मैं आशा करता हूं कि हमारे बीच से आलोचक आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि हम लोग श्रम करने वाले लोग हैं, तो बौद्धिक श्रम में भी पीछे नहीं रहेंगे, और हमारे बीच से आलोचक जन्म लेंगे, बल्कि जन्म ले चुके हैं। और आपकी पत्रिका तीसरा पक्ष में आपके लेख मैंने पढ़े हैं, और मैं आप ही को बड़ा मूर्धन्य आलोचक समझता हूँ। ये क्या है कि लोग जानते नहीं। एक नाजिम हिकमत की कविता है कि हमारे दोस्त चारों तरफ हैं लेकिन हम जानते नहीं, उसी तरह हमारे आलोचक चारों तरफ बिखरे हैं, हम जानते नहीं, उनको जानने की जरूरत है। मैं आप ही को एक प्रमुख आलोचक मानता हूँ, मैं बता दूं। रंजू जी जय भीम, अनुज जय भीम, अभी नाम दिख रहा है। सबको मैं शुक्रिया, नबीला जी का खास हमेशा आती हैं, शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ। शैली किरण जी, आप भी ध्यान से सुनती हैं, सारी बातों को टिप्पणी करती हैं, आपका खास शुक्रिया। सीमा का खास शुक्रिया। पारितोष, ये नियमित पारितोष दास जन আমার অনেক শ্রদ্ধা আছে মনে, আর ওনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যখন আমরা কার্যক্রম করি উনি আসেন, আর ভালো ভালো টিপ্পনি, मतलब খুব মিনিংফুল অর্থবান টিপ্পনি করেন, আর ওনার যে বিচারধারা আছে খুবই পারদর্শী। আমি ওনাকে জয় ভীম জানাচ্ছি। अब मैं इजाजत चाहूंगा। जय भीम।